हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, करते रहिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके आए हैं जो इसमें से जो पॉइंट वाइज टॉपिक में है, इसमें से शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनता है और लॉन्ग में भी आपके पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। यानी अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत क्या है, इसको हम अच्छे से जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, यानी जो अभिक्रिया का वेग होता है इसका टक्कर सिद्धांत क्या होता है। चलिए भाई, तो एक बात जाने रहना, जो अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के होने तथा उसके वेग, भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पहली बात हो रही है, और दूसरी बात तो किसी न किसी वेग से हो रही है। तो अभिक्रिया के होने तथा उसके वेग को टक्कर सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। किससे समझाया जा सकता है? टक्कर सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। और ये जो टक्कर सिद्धांत है ये कई बातें मिला करके बताया गया है। ये टक्कर सिद्धांत जो है ये कई बातों को मिला करके बताया गया है। तो कौन कौन सी बातें हैं, चलो उनको एक एक को, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, बाकी जो अदर कम इम्पोर्टेंट है उनको हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहली बात क्या कहा है? पहली बात कहा, दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनका आपस में टकराना आवश्यक। अरे अभिक्रिया करवाने जा रहे हो, दो अभिकारक अगर हो, तो अगर दोनों अभिकारक आपस में टकराएंगे नहीं तो अभिक्रिया कैसे होगा? अरे दो जने आपस में नहीं टकराएगा तो जब दोनों आपस में टच नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा? तो इस पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि दो अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अगर टकराएगा नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। अगर टच में नहीं आएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा भाई? तो ये कह रहे हैं कि दो अणुओं के मध्य अभिक्रिया होने के लिए उनका आपस में टकराना आवश्यक है। पहली बात समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? अरे दो अणु अगर आपस में अभिक्रिया करना है तो उनका एक काम करना आवश्यक है, क्या? आपस में टकराना आवश्यक है। पहली बात हो गई, टकराएंगे जरूर। दूसरी बात क्या करना है कि अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों से अभिक्रिया नहीं होती। अभी ना सोचो कि दो जने आपस में चाहे जितना टकराई है तो अभिक्रिया हुई ना, कोई जरूरी नहीं है कि उनके आपस में जज्जेदार टकराने सम्मा अभिक्रिया ही हो जाए ना, वो सभी हर बार टकराने से अभिक्रिया नहीं होती। तो वही कहा गया कि अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों, यानी जितने भी टक्कर वो टकराते हैं सभी टक्करों से अभिक्रिया नहीं होती है। तो भाई हर बार लड़ाई के से खोपड़ी थोड़ा फूटा था, कब्बो कदार ठीक से लाग जाता फूटा था ना, तो बस ऐसे है। तो ये कह रहे हैं कि टकराने वाली सभी टक्करों से अभिक्रिया नहीं होती है, तो कब होती है? अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं। अरे कोनो जरूरी नहीं है जितनी बार टकराएगा उतनी बार प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं। और जिन टक्करों से अभिक्रिया हो जाती है, अब मान ले वही में काट टक्कर ढंग के लाग गवा है, खोपड़ी खुल गए, मतलब अच्छे से वो लड़ गए, कोई एक आध टक्कर से ही अभिक्रिया हो भी जाती है। तो वही कहा गया कि जिन टक्करों से अभिक्रिया हो जाती है उन्हें प्रभावित टक्करें कहते हैं। तो आपको एक बात यहाँ से निकल के आई दूसरे पॉइंट से कि प्रभावित टक्करें किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तो हर टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं, और कुछ टक्कर से उत्पाद बनते हैं। तो जिन टक्कर से उत्पाद बन जाता है उसी को हम प्रभावित टक्कर कहते हैं। प्रभावित टक्कर समझ में आ गया ना? फिर आगे बताया गया कि प्रभावित टक्करों की संख्या संपूर्ण की तुलना में कम होती, यानी भाई 50 दाए टकरान बा तो प्रभावित टक्कर में 2-3 दाए हुए, यानी ओवरऑल टक्करों की अपेक्षा प्रभावित टक्करों की संख्या कम होती। ये बात क्लियर हो गई ना? प्रभावित टक्करों की संख्या जो है संपूर्ण की तुलना में कम होती। ये आपकी दूसरी बात पूरी होती। अब अगली बात क्या है कि प्रभावित टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी जो प्रभावित टक्कर होते, कौन प्रभावित टक्कर? जिससे उत्पाद बनता है। तो प्रभावित टक्करों से प्राप्त अणु जो होते हैं वो सक्रिय अणु कहलाते हैं। भाई जिससे उत्पाद बन जाए तो उसी को अणु को सक्रिय अणु बोलते हैं। भाई वही टकराने से ही उत्पाद बनेगा, तो जिनके टकराने से उत्पाद बन रहा है तो वही तो सक्रिय अणु होगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा।
उसी को सक्रिय अणु कहते हैं। अब प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणु वो होते हैं। भाई प्रभावी टक्करों में वो सक्रिय अणु वही होगा, कौन होगा? जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। यानी जिनकी ऊर्जा जो है एक निश्चित ऊर्जा तल के या तो बराबर होगा और या तो उससे अधिक होगा। भाई एक ऊर्जा तल है जिस पर पहुंचने के बाद ही उत्पाद बनेगा, तो अगर आपकी ऊर्जा जो है या तो उसके बराबर हो जाए और या तो उससे अधिक हो जाए, तब वही से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो वही कहा गया प्रभावित टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणु। यानी जब भाई प्रभावित टक्करें होंगी, प्रोडक्ट बनने वाली जो टक्कर होगी, तो उसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनेगा, सक्रिय अणु बनेगा। और सक्रिय अणु जो होगा उसकी जो ऊर्जा होगी वो जो एक निश्चित ऊर्जा होती है या तो उसके बराबर होगी और या तो उससे अधिक होगी। समझ में आता? तो ही कहा गया सक्रिय अणु होते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। यानी सक्रिय अणु कौन होते हैं? सक्रिय अणु वो होते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है अथवा उससे अधिक। और कहा गया ऊर्जा का यह तल देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी ये जो तल है जिस पर अपक्रिया होगी उस ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा कहलाते। क्या कहलाता है? देहली ऊर्जा। भाई देहली ऊर्जा क्या होती है? भाई ऊर्जा वह ऊर्जा, सक्रिय अणुओं की वह ऊर्जा जिससे अपक्रिया तल के बराबर अथवा उससे अधिक होती है, जिससे जो है अपक्रिया होती है, इसी ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा कहा जाता है। अब एक परिभाषा और आपके पास निकल के आए कि देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर बात आ गई ऊर्जा का यह तल देहली ऊर्जा कहलाता है। जहां से अपक्रिया हो जाती है उस ऊर्जा के तल को देहली ऊर्जा कहते हैं। चलो अगली बात देखो। अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, यानी जो हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसके लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा। कितनी न्यूनतम? जिससे वो आपस में अपक्रिया कर सके। यानी वह कम से कम अभिकारक अणुओं की ऊर्जा जिससे वो आपस में अपक्रिया कर सके, उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। भाई अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। अणुओं को अपक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाई अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर सकती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब आपसे एक परिभाषा सक्रियण ऊर्जा की निकल के आए कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती है, जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करती है, अभिक्रिया में वो भाग ले सके उतना उत्प्रेरित करती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। भाई अभिकारकों को वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर सके, धक्का दे सके, जा रिएक्शन कर भाई, तो धक्का देने का काम जो करता हो उतनी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगर सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया में भाग अभिकारक नहीं लेगा। तो कहने वाला न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर सके, इतनी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गया ना? एक पॉइंट आपका यह बन गया। देखो अगर आप सक्रियण ऊर्जा को निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं टक्करों से पूर्व निहित ऊर्जा। कहने का मतलब जो देहली ऊर्जा होती है इसमें से अगर हम अणुओं की टक्करों से पूर्व निहित ऊर्जा, टकराने से पहले कितनी ऊर्जा है उसको निकाल दिया जाए तो हमें जो है सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी। समझ में आ गया नहीं? जैसे मान लीजिए कोई है, ऊर्जा है उसके अंदर ढेर सारी ऊर्जा है, तो अब उसकी मेन ऊर्जा कितनी में वो रिएक्शन कर रहा है, कौन सी सक्रिय ऊर्जा है? तो भाई उसकी जो देहली ऊर्जा है उसमें से टकराने की पूर्व वाली ऊर्जा निकाल दी तो वही तो आपका सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी, उतनी ही सक्रिय ऊर्जा बोला जाएगा। तो वही कहा गया सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। तो अगली बात यह है कि अणुओं की सक्रिय ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती। अब ये अणु जो होते हैं, अणुओं की जो सक्रिय ऊर्जा होती है, यानी अणुओं की सक्रिय ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यानी जब टकराते हैं तभी सक्रिय ऊर्जा बनती है, ऐसे नहीं अलग अलग रहेंगे तो उसमें सक्रिय ऊर्जा नहीं होगी।
जब टकराएंगे तब सक्रिय ऊर्जा काम करता है। तो वही कहा गया कि अणुओं की सक्रिय ऊर्जा टक्करों के फल स्वरूप प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? टक्करों के फल स्वरूप प्राप्त। और अगली बात है, किसी अपक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है। यानी कोई भी अपक्रिया हो रही है तो उसमें जो सक्रिय ऊर्जा का मान होता है वो निश्चित भी होता है और स्थिर होता है। ना तो ज्यादा होता है ना तो कम होता है, कुल मिला के निश्चित होता है और स्थिर होता है। क्या? सक्रिय ऊर्जा का मान। एक बात और ध्यान रखना कि धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। यानी कोई भी अपकारक है तो अगर धनात्मक उत्प्रेरक यूज करते हैं तो उसकी सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। तो ये हमने 7-8 बातें जो आपको बताई हैं, 7 बातें हैं। वैसे तो आपके बुक में बहुत मिलेगा, लेकिन ये काम की बातें सातों हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टक्कर सिद्धांत क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। बस इन्हीं बातों का आप ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले हमने कहा कि दो अणुओं के मध्य अपक्रिया होने के लिए उनका आपस में टकराना आवश्यक है। अपक्रिया कराना है तो आपस में टकराना आवश्यक है। अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करों से अपक्रिया नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं जितना टकराएंगे उतने में आपकी अपक्रिया हो जाए। अर्थात सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं, यानी सभी टकराने से उत्पाद नहीं बनते हैं। और जिन टक्करों से अपक्रिया हो जाती है उन्हें प्रभावित टक्करें कहते हैं। भाई, जिन टक्करों से अपक्रिया होगी उन्हें प्रभावित टक्करें कहते हैं। अप्रभावित टक्करों की संख्या संपूर्ण की तुलना में कम होती है। भाई, जितनी टक्करें होती हैं उन सब की तुलना में प्रभावित टक्करों की संख्या कम होती है। ठीक। अगला कहा कि प्रभावित टक्करों से प्राप्त और सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी प्रभावित टक्करें जिससे क्रिया हो जा रही है उसे हम सक्रिय अणु बोलते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और प्रभावित टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणु वो होते हैं। भाई, प्रभावित टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त सक्रिय अणु वो होते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है अथवा उससे अधिक होती है। या तो बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा। ऊर्जा का यह तल देहली ऊर्जा कहलाता है। यानी ऊर्जा का तल या तो उससे के बराबर होगा या उससे अधिक होगा, तो ये ऊर्जा का जो तल होता है इसे देहली ऊर्जा कहा जाता है। अगला है अभिकारक अणुओं के लिए आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। जो भी अभिकारक है उसके लिए वह न्यूनतम और अतिरिक्त ऊर्जा जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर सके, जो अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए उत्प्रेरित कर सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। और सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा, यानी अणुओं की जो टक्कर से पहले की ऊर्जा है उसको घटा दिया जाए देहली ऊर्जा में से, तो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और अगला है अणुओं की सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से है, जब टकराते हैं तभी जो है सक्रियण ऊर्जा प्राप्त। किसी अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है। ध्यान रखना, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है तो सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित और स्थिर होता है। और अगला है धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं। जितने भी धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देते हैं। समझ में आ गई? तो ये तो था आपका अपक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, यानी अपक्रिया के वेग का टक्कर का सिद्धांत क्या है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।